हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड you're वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है इंडिया से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। वेलकम। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, म्यूट हटा दें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम। सर, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो डॉक्टर एस जयशंकर साहब की स्टेटमेंट के हवाले से है। तो आगाज मैं मेजर सर से करूंगी। मेजर साहब, डॉक्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने ये स्टेटमेंट पास किया कि पाकिस्तान जो है वो एक दलाल है। क्या कहना चाहेंगे? और हमारी तरफ से भी कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई हैं, तो क्या कहेंगे आप? इसमें मैं तो ऑनेस्टली सुनना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब क्या समझाएंगे कि भाई क्यों कहा, कैसे कहा, क्या वजह थी, और जाहिर है ये इसकी डेफिनेशन क्या है। तो फिर मे भी मैं अपना जवाब दूं, लेकिन पहले तो मैं सीरियसली समझना चाहूंगा कि क्यों कहा और ये होता क्या है। सर, ब्रोकर कहा है डॉक्टर एस जयशंकर ने। डॉक्टर साहब, आप जरा म्यूट खोल लें और बताएं जरा मेजर साहब को कि ऐसा क्यों कहा है उन्होंने। जी, सबसे पहले तो मुझे देखिए खुद कुछ नहीं पता कि ऐसा मेजर साहब क्षमा कीजिएगा कि जयशंकर साहब ने क्या कहा है। जयशंकर साहब बहुत सोच समझ के बोलते हैं और चूंकि ये बात की कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं है, इस बात का कोई एज सच वो है नहीं, ये एक न्यूज पेपर रिपोर्टिंग है। तो ना तो हमें कॉन्टेक्स्ट पता है और ना तो हमें एग्जैक्ट शब्द पता है। तो क्या दलाल शब्द अगर उन्होंने यूज किया, सबसे पहले मान लेते हैं, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं विद द कैवेट दैट आई डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी सोर्स टू वेरीफाई द न्यूज और द क्लेम दैट द वर्ड वाज दलाल। बट लेट्स से अगर यूज किया है, दलाल क्या है, व्हाट इज दलाल? मैं दलाल को कोई बहुत बुरा चीज नहीं मानता, अनलेस अनटिल कि वो गलत कॉन्टेक्स्ट में ना यूज किया जा रहा हो। जैसे हमारे यहाँ शेयर ब्रोकर्स होते हैं, उनको भी दलाल कहा जाता है। बॉम्बे का जो सबसे रिचेस्ट एरिया है उसका नाम है दलाल पथ, दलाल स्ट्रीट। वाई? बिकॉज वहां पे सारे शेयर ब्रोकर्स के जो लोग होते हैं शेयर में, जो होते हैं कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में, मेरी किताब है इसके ऊपर, आपको पता ही होगी। तो वो लोग वहां पे आकर के ट्रेड करते थे और उस वजह से उस जगह का नाम दलाल पथ पड़ गया। तो ये कोई बुरी चीज नहीं है ब्रोकरेज करना, कि भाई ऐसा है कि आपको जो एक नीडी उसको एक्स सामान चाहिए और एक आदमी को वो एक्स सामान बेचना है, ब्रोकर का काम है उन दोनों को मिला देना। ये काम वो करता है, उसके बदले में वो कमीशन लेता है, पैसा लेता है, बेनिफिट लेता है, कुछ और चीजें लेता है। तो आप जो अपनी सर्विसेज यूज करना चाहते हो, अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देखूं कि आप उसके बदले में कुछ बेनिफिट लेना चाहते हो, आपका कोई प्रिंसिपल्ड ओपिनियन पोजीशन नहीं है। वरना अगर आपका प्रिंसिपल्ड पोजीशन होता तो मेजर साहब के साथ मेरा शो हुआ था, उस शो में बहुत खुश हुए थे कि एक भाई ने दूसरे भाई के साथ सिक्योरिटी पैक्ट किया है। अब अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक माना जाएगा, कोई अटैक करता है तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक माना जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर अटैक सऊदिया के ऊपर माना जाएगा। तो प्रिंसिपल्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटी, अंडरस्टैंडिंग दैट सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान हैज, पाकिस्तान को सीधे सीधे ईरान पे अटैक करना चाहिए, नहीं कर रहे। सो आपकी प्रिंसिपल पोजीशन तो नहीं है ना, तो आप बेनिफिट के लिए काम करते हो। हम जो काम करते हैं प्रिंसिपल के लिए करते हैं, हमारी एक मान्यता है उसके लिए करते हैं। तो हम मीडिएट करते हैं, आप ब्रोकरेज करते हो। दोनों मीडिएशन जो है एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन है। ये प्री लिटिगेशन, आज मैं जहां गया था जिस कॉन्फ्रेंस में, मैंने वहां पे यही स्पीच दी। मैंने कहा कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट्स कांट बी रिजॉल्व्ड, डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व्ड। जब आप नेगोशिएशन करने जाती हैं ना, तो मान लीजिए आप एक घर खरीदना चाह रही हैं, आपकी जो क्षमता है वो है 5 करोड़ रुपए। मैं घर अपना बेचना ही चाहता हूं 7 करोड़ से मिनिमम। आप मेरे पास आ गई कि सर मुझे आपका घर खरीदना है, आपकी मैक्सिमम लिमिट है 5 करोड़, मेरी मिनिमम लिमिट है 7 करोड़। क्या ये नेगोशिएशन कभी हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। या ये डिस्प्यूट है? कोई डिस्प्यूट नहीं है। दिस इज नॉन नेगोशिएबल। आप बोलेंगे सर 5 करोड़ में, आप शुरू करेंगे 50 लाख से, क्योंकि आपको पहुंचना है 5 तक। मैं शुरू करूंगा 7 करोड़ तक। अब आप सोचेंगे कि ये 7 करोड़ से ऊपर 6.5 पे जाएगा, मुझे 7 से 7.5 जाना है। दीज आर नॉन नेगोशिएबल थिंग्स।
देयरफॉर मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि ब्रोकरेज शब्द कोई बुरा नहीं है, मैं ब्रोकरेज को बुरा नहीं मानता। आदमी कमीशन लेता है, फायदे का सोचता है। पाकिस्तान अपना फायदा देखता है, प्रिंसिपल के लिए पाकिस्तान काम नहीं करता, वरना पाकिस्तान का कोई भी स्टैंड प्रिंसिपल नहीं है। वो एक इस्लामिक कंट्री है, टीटीपी से लड़ रहे हैं, शरिया को मुकद्दस लॉ मानते हैं, टीटीपी से लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि आप प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं चलते। जिस दिन आप चलोगे, आपको कोई भी विश्व में क्रेडिट, आप क्रेडिबिलिटी हो जाएगी आपकी। तो मेरे ख्याल से यही उसका एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। बाकी मैं वहां था नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, और कहा कि नहीं कहा, ये भी मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता। जी। मेजर साहब, कहा ये जा रहा है कि जो पाकिस्तान एज़ अ मतलब पीस का काम करेंगे, यानी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पीस लेकर आएँगे, तो पाकिस्तान जो है ये जो रोल प्ले करेगा, उस पर जो है डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक दलाल है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मेजर साहब? अच्छा, मुझे ना जाहिर है सगे रिश्तेदारों की बात बड़ी ही अच्छी लगती है कि जब हमें किसी ने दलाल कहा तो वो कहते हैं इसमें देखो क्या ऐसी बुराई है, ये तो बड़ा अच्छा शब्द है, इसका मतलब है ब्रोकरेज, और दलाल का मतलब पिंप भी है। तो अब किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, भारत डॉक्टर साहब ने एक अच्छी कोशिश की। मैं इसमें डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछूंगा। मतलब मैं तो अपने प्रोग्राम में भी कहता हूं कि जी हम तो हैं ही नालायक और बिल्कुल उल्लू बुद्धू, जो भी आप कहना चाहें। अब तो खैर इन्होंने दलाल भी कह दिया। तो मैं इनसे पूछूंगा कि इंडिया का प्रिंसिपल स्टैंड क्या है डॉक्टर साहब? विद रेस्पेक्ट टू क्या, किस चीज के? यही जो, चले इसी को ले लेते हैं, ये जो ये यूएस इसराइल और ईरान की जो जंग है, इस पे इंडिया का क्या प्रिंसिपल स्टैंड है? एकदम क्लियर है। वॉर इज नो सोल्यूशन टू एनी डिस्प्यूट। देयर इज नो कॉज, कोई ऐसा कॉज नहीं हो सकता जिसका सोल्यूशन हिंसा से ढूंढा जाए। प्रिंसिपल नंबर वन, वी स्टूड इन, हम वॉर को कंडेम करते हैं, वॉर कहीं भी हम कंडेम करते हैं। प्रिंसिपल नंबर टू, टेररिज्म इज नॉन एक्सेप्टेबल, चाहे वो ईरान करे हमास के और उसके फॉर्म में, चाहे वो एलईटी करे। टेररिज्म को भी हम नॉन नेगोशिएबल मानते हैं और कंडेम करते हैं। यही तो हमारी प्रिंसिपल पोजीशन, हम खड़े, हमने ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ पहुंचाया ईरान में, वो एक अलग चीज है। प्रिंसिपल डॉक्टर साहब, सिंदूर क्या था? सिंदूर को आप क्या समझते, बता दें क्या था? प्रिंसिपल नंबर वन ना, कि वॉर किसी भी चीज का सलूशन नहीं नहीं, है। ये असूल नंबर एक अभी आपने बताया ना, आपने ये बताया कि जी जंग किसी चीज का हल नहीं है, जंग बिल्कुल नहीं करनी, जंग को कंडेम करते हैं। करेक्ट। तो सिंदूर क्या था? देखिए, युद्ध इज एग्रेशन, जंग इज एग्रेशन। जंग के रिस्पॉन्स में दिया गया वायलेंस वो सेल्फ डिफेंस होता है, इनमें बहुत अंतर है। आर्टिकल 50 ड्राफ्ट आर्टिकल्स ऑन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए अब मैं यूज ऑफ फोर्स पे कहां जाऊं, आप तो मुझसे ज्यादा इसको समझते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं इसी पे रहे, ईरान पे। ईरान क्या है, सेल्फ डिफेंस है? नहीं, ईरान जो है वो किसी तरीके से सेल्फ डिफेंस नहीं कहा जा सकता फॉर ईरान, लेकिन इसराइल के लिए वो सेल्फ डिफेंस। मेरे पास हॉकी नहीं है, हॉकी। तो इसमें आप मुझे हॉकी से पीट देते, बताइए यार, यही है। नहीं, मैं हॉकी से, देखे ना, आपके जहन में आता है कि मैं हॉकी से पीट देता हूं। मेरे जहन में आ रहा था कि डॉक्टर साहब हॉकी खेलना शुरू हो गए, कि वो अच्छा एक मिनट चले, अच्छा मैं जैसा वो हमारे पाकिस्तान में ना बड़ा मशहूर थे, सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, ये भाई थे कि जो बड़ी अच्छी हॉकी खेलते थे, हसन सरदार। तो उस जमाने में ना वो कहते थे समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से हसन सरदार, हसन सरदार से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहरहाल मुझे वो याद आ गया। एनीवेज, प्लीज बताइए मेजर साहब, मैं आपको दो सिनेरियो देता हूँ, आप ही का सिनेरियो। 1971 में आप बांग्लादेश के अंदर गए, आपने कहा कि वहां पे सिविल वॉर की सिचुएशन, आप उसको दबाएंगे। उसके बाद इंडिया ने, आपका क्लेम ये है कि इंडिया ने जो वो थे, कौन थे डॉक्टर साहब, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग समझाएं, क्योंकि ये तो बिल्कुल आज का वाकया है ना, सबकी आंखों के सामने हो रहा है। अच्छा ठीक हर है, चीज चले हम खुद देख रहे हैं, खुद आप ये समझ रहे बता हैं। दें मुझे मेजर साहब, देयर आर टू वायलेंस, देयर आर टू फॉर्म ऑफ वायलेंस, क्या सारे वायलेंस सेम है? मैंने कहा जंग इज अनएक्सेप्टेबल। चले और आसान कर देता हूं सवाल, क्योंकि फिर वो आप जो बहस है ना उसमें कहीं और निकल जाते हैं। जाहिर है आप ज़हीन आदमी है, आपके ज़हन में बहुत सारे ख्याल आ जाते हैं।
इसराइल पिछले 10 साल 15 साल क्या कर रहा है? अच्छा चलें, ईरान के परिप्रेक्ष्य में ही पूछ रहे हैं आप ना मेजर साहब? हाँ हाँ, उसी क्या में पूछूं। इजराइल सऊदी अरबिया पे अटैक किया? क्या इजराइल, जी आप बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ, जिन पे नहीं किया वो तो सबको पता है, जिन पे किया वो बता दे। तो ईरान की जो एक्शन है, ईरान ने इजराइल पे अपने वॉयलेंस को मैनिफेस्ट करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया नॉन स्टेट एक्टर्स का, जिसको हिजबुल्लाह, हमास और जो भी वहां के संगठन है वो जानते हैं। दिक्कत यह है, आप, मैं और मोहम्मद बिन सलमान साहब एक पेज पे हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल, ये तो पिटा पटाया प्रोपेगेंडा है जो हम सब ने सुना। अगर अमेरिका, सुन लीजिए हाँ बोलिए हौसले से, मैं सिर्फ यकीन करें समझने के लिए पूछ रहा हूँ। ठीक है मैं सुनूंगा। अगर अमेरिका इसराइल की मदद कर सकता है क्योंकि वो उनका एलाई है, तो ये बता दीजिए कि अगर हिजबुल्लाह लेबनान में अपनी जमीन को, अपने लोगों को बचाने के लिए कोई कोशिश करता है और उसके लिए ईरान उसकी मदद करता है, मान लिया, तो क्या फर्क है दोनों में? और फिर ये बता दीजिए, फिर सुन लीजिए, ये बता दीजिए कि किन्होंने आईसिस बनाई, किन्होंने, अभी तो ये भी आ गया कि हमास को किसने पैसे दिए, $1 बिलियन के करीब कतर के जरिए, वो आपने सुन ली होगी खबरें। $35 मिलियन हर महीने नेतन्याहू साहब की फरमाइश के ऊपर हमास को पहुंचाए जाते थे। और उसके बाद ये बता दीजिए कि जी शाम के इलाके क्यों कब्जे में लिए, फलस्तीन को छोड़ देता हूं फिर वक्त, शाम के इलाके कौन कब्जे में ले रहा है, लेबनान के इलाके कौन कब्जे में ले रहा है। असेंबली में खड़े होते हैं, कहते हैं यार ये लिटिल रिवर तक ना, यहां तक सारा हमारा है। तो बस बता दीजिए कि अब इस बेअसूली के ऊपर अगर वहां पे कुछ मकामी लोग अपनी कोशिश करें, और मैंने मान लिया कि ईरान उनकी सपोर्ट करता है, तो क्या उस सपोर्ट में और अमेरिका की इसराइल के सपोर्ट में कोई फर्क है? देखिए मेजर साहब, प्रश्न नंबर 1 आपका कि इजराइल ने धरती ऑक्यूपाई की है, किसकी? अरबों की, सीरिया की, लेबनान की। दो अलग अलग सिचुएशन है, सीरिया, लेबनान। हम्म। अब आपको मैं इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस अभी पढ़ा सकता हूं। सिर्फ उनकी मिलिट्री ने उसको किया है टेक ओवर, मगर जब ये पूछा गया इजराइल की सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो टेरिटरी इन्होंने अक्वायर की है इसका स्टेटस क्या है, उन्होंने साफ साफ कहा ये लैंड ऑफ ऑक्यूपेशन है, ये लैंड अनेक्स नहीं किया जा सकता, ये इलीगल है। इजराइल की सुप्रीम कोर्ट का, मैं आपको अभी, आप बोलेंगे तो मैं आपको वो डिसीजन पढ़ा दूंगा। They have considered them an occupation and they have set the applicable law। इसीलिए अगर आप पढ़ेंगे, there is a इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस हुआ था जो कि एडवाइजरी ओपिनियन था सुप्रीम कोर्ट का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, मेजर साहब, उसका नाम था कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल केस। जो इजराइल जो लंबे लंबे वॉल क्रिएट कर रहा था, बाय द वे मैंने वो वॉल देखे हैं पैलेस्टाइन और अपने बीच में, उसके ऊपर एक आईसीजे में एक मैटर लेके गया कि ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल है ये इलीगल है। उसमें क्वेश्चन ये आया, क्योंकि आप लॉ के आप वॉर को समझते हैं, कि जो ये जो क्षेत्र है जहां पे ये खड़ा कर रहे हैं वॉल, यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लीकेबल करेगा, अप्लाई करेगा, क्यों? चूंकि इजराइल की ऑब्लिगेशन ढूंढनी थी जिसका की वॉयलेशन इजराइल कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि आईसीजे ने कहा कि इजराइल की कोर्ट्स ये खुद मानती हैं कि ये ऑक्यूपाइंग लैंड है, इसलिए ये लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन लगेगा, हेग कन्वेंशन 1899 लगेगा, जिसमें ये कहा गया कि जब आप कोई लैंड ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो वहां पे सिर्फ मिलिट्री नेसेसिटी वाले लॉज लगेंगे, न तो वहां के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को आप डिस्टर्ब करेंगे, न तो वहां की किसी और तरीके की जो बंदोबस्त है उसको आप यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज को। ओनली मिलिट्री नेसेसिटी, जितनी जो रिक्विजिशनिंग होती है वही आप उनके रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, वो आपका लैंड नहीं बनता। इजराइल प्रैक्टिकली यही हो रहा है वहां पे। तो अब 2-2 साल के बच्चे रेड क्रॉस के हवाले किए जा रहे हैं जिनके ऊपर सिगरेटों के निशान है डॉक्टर साहब, जो 8 घंटे, अब तो सुन लीजिए, अब तो अमेरिका के अपने सहाफी यह कहना शुरू हो गए हैं कि भाई एक फाशिस्ट रियासत बन गई है इसराइल, क्योंकि मारे जा रहे हैं, बच्चों को मारे जा रहे हैं, औरतों को मारे जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी पूरी सोसाइटी लगता है कि पागल हो गई है
उन्होंने कहा ये 1930s का बर्लिन लगता है। आप बेशक बताएं कि जी वो फलां अदालत ने ये कहा, फलां ने ये कहा, लेकिन मेरा सवाल बरकरार है कि अगर अमेरिका इसराइल की इस तरीके से मदद कर सकता है, तो अगर ईरान किसी छोटी मोटी तंजीम को कुछ पैसे दे देता है और वो वहां पे लेबनान में अपने हकूक के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए कोई नेबरहुड के अंदर कोई सिक्योरिटी या कुछ कर लेते हैं, तो उसमें क्या ऐसी गुस्ताखी हो गई कि आप भून डालें? प्रिंसिपल स्टैंड आपका कहां पे है? वही प्रिंसिपल, हुआ क्योंकि था। आपने पहला प्रिंसिपल ये बताया था कि कुछ हो जाए, एग्रेशन नहीं किया जा सकता। ये करेक्ट, प्रिंसिपल स्टैंड है। आप तो करेक्ट असूली आदमी हैं, हम जी। तो रहे दलाल। तो ये बता दीजिए, उस असूल के तहत ईरान पे आप कहां खड़े हैं, सो क्वेश्चन और इज, उस असूल के तहत आपने सिंदूर कैसे कर दिया? ठीक है मेजर साहब, द क्वेश्चन इज बिकॉज aggression is a criminal use of force, right to self defense is a legitimate use of force। ठीक है ना? यूएन चार्टर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, क्योंकि यूएन चार्टर से पहले कभी नहीं हुआ था कि यूज ऑफ फोर्स को बैन कर दिया जाए, प्रोहिबिट कर दिया जाए। यूएन चार्टर के पहले एक ऐसी प्रयत्न अटेम्प्ट किया गया था 1919 के वर्ल्ड वॉर के बाद, उसका नाम था केलॉग ब्रायन पैक्ट, जिसमें अमेरिकन और फ्रेंच दोनों आकर के साथ, दोनों लोग साथ आए थे और उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए कि हम वॉर करेंगे। वॉर को उन्होंने अपना फ्रांस और अमेरिका के बीच में इलीगल कर दिया। बाद में और भी बहुत सी कंट्रियों ने केलॉग ब्रायन पैक्ट को साइन किया था और वॉर को उसमें इलीगल किया गया। लेकिन उसकी दिक्कत ये थी मेजर साहब कि उन्होंने किसी भी तरीके के सेल्फ डिफेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो उसके बाद यूएन चार्टर जब बना, यूएन चार्टर में ये कहा गया, आप पढ़ें आर्टिकल 51 को, मुझे जबानी याद है, लॉज मुझे बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। उसका आर्टिकल 51 ये कहता है दैट व्हेनेवर देयर इज एन आर्म्ड अटैक दैट अकर्स, एवरी स्टेट हैज इनहेरेंट राइट टू कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल सेल्फ डिफेंस। प्रश्न इसमें अब सेल्फ डिफेंस कौन कर रहा है? यस, अब आपका प्रश्न ये आता है, हु इज एन अग्रेसर? दिस इज अ लेजिटिमेट क्वेश्चन, वेदर इजराइल इज एन अग्रेसर और ईरान इज एन अग्रेसर। इसी क्वेश्चन के ऊपर बड़े भाई का भी नाम लेना ना। जी, किसका? बड़े भाई का नहीं, वो तो कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस में उनको भी देख लेंगे। वो इजराइल, ईरान, नहीं, इजराइल, अमेरिका 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 की बात करें, वो इजराइल के डिफेंस के लिए आ रहे हैं ना, उनकी भी बात कर लेंगे। आपको मैं लॉ बताता हूँ। लॉ, आपका प्रश्न बहुत वैलिड है, आपका क्वेश्चन $100 बिलियन का है। आपका क्वेश्चन ये, हु इज एन अग्रेसर? बिकॉज मेरा प्रिंसिपल्ड पोजीशन ये है, आई एम नॉट विद एन अग्रेसर, दैट मींस आई शुड कंडेम द अग्रेसर। अगर इजराइल अग्रेसर है, इट शुड बी कंडेम्ड। अगर ईरान अग्रेसर है, तो इट शुड बी कंडेम्ड। क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिटरमाइन एग्रेशन? भाई, एग्रेशन कैसे होता है? बिकॉज लॉ ऑफ फोर्स जो है, लॉ ऑफ यूज ऑफ फोर्स 3 कैटेगरी में है। यूज ऑफ फोर्स, जिसकी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होना चाहिए यूएन चार्टर के अंदर में आने के लिए, उसके नीचे के यूज ऑफ फोर्स को प्रोहिबिशन नहीं माना जाता। जैसे क्रॉस बॉर्डर गोलियां चल गई, एक सैनिक ने दूसरे सैनिक के ऊपर गोलियां चला दी, ये यूएन चार्टर का वायोलेशन नहीं माना जाता। इसके लिए, इसके जब आप मान लीजिए भारतवर्ष ने, मैं भारत का एग्जांपल, भारतवर्ष ने आपके ऊपर एक गोली चलाई, आपने भी वहां से रिस्पॉन्स में गोली चलाई, तो आपने सेल्फ डिफेंस में एक्ट नहीं किया, आपने, इसको कहते हैं काउंटर मेजर्स। ये काउंटर मेजर माना जाता है। ठीक, आपको मुझसे ज्यादा पता, आप मुझसे ज्यादा लॉ को समझते हैं इस फील्ड के। सो अब ये क्वेश्चन आपका कि ईरान अग्रेसर है या इजराइल अग्रेसर है, ये कैसे प्रूफ होगा? इसके लिए जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 3314 कहता है कि एग्रेशन का सबसे बड़ा टेस्ट ये है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट यूज ऑफ फोर्स। इसमें 2 आपको जनरल असेंबली डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, बड़ा अच्छा, आप पढ़िए कभी उसको। एक है जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 2625 ऑन द फ्रेंडली रिलेशंस, और दूसरा है जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 3314। आप मुझसे ये पूछ सकते हैं मेजर साहब, कह रहे भाई जनरल असेंबली रिजोल्यूशन तो रिकमेंडेटरी होते हैं, इनकी कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं होती। इसका सोल्यूशन दिया जा चुका है कि चूंकि ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, इसलिए इनको बाइंडिंग माना जाएगा। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए भी, आप ढूंढ लें उसको। जनरल असेंबली रिजोल्यूशन नंबर 3314 विच डिफाइंस व्हाट इज एन एग्रेशन। जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 2625 which provides what constitute friendly relationships, because article 2 clause 4 में लिखा है use of force in international relations prohibited है। अब क्वेश्चन ये है कि हम फिर से जो वही जाते हैं, इजराइल अग्रेसर है या ईरान अग्रेसर है?
इसका टेस्ट ये है कि पहला यूज ऑफ फोर्स किसने किया, एक ये भी टेस्ट हो सकता है। हालांकि ये टेस्ट भी कंप्लीटली वो नहीं है, क्योंकि यहां पे फिर आपको प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, एंटिसिपेटरी सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे जब पाकिस्तान ने 1971 में अटैक किया था भारत के ऊपर, तो पहला अटैक पाकिस्तान ने किया था, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये जो कर रहे हैं बांग्लादेश में, ये हमारे ऊपर एक तरीके का अटैक है। तो उन्होंने 1971 में बॉर्डर्स खोल दिए थे, इंटरनेशनल वॉर बना दिया था उसको। उनका ये कहना था कि ट्रेनिंग ऑफ द मुक्ति बाहिनी कॉन्स्टिट्यूट एन अटैक ऑन द पाकिस्तान, इसलिए हमारे ऊपर अटैक हुआ है, नाउ वी आर एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। ये उनकी आर्गुमेंट थी। लीगली वो उसको जैसे भी इंटरप्रेट करें, उनका अगर आप प्राइमा फेसी वर्ड में अगर यूज करूं, प्राइमा फेसी उनका आर्गुमेंट ठीक था। दे कंसिडर्ड इंडिया टू बी एन एग्रेसर, क्योंकि उन्होंने कहा ये जो ट्रेनिंग दे रहे हो ये अमाउंट टू यूज ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, तो वहां पे पाकिस्तान का आर्गुमेंट था हमने सेल्फ डिफेंस में फोर्स यूज किया, एग्रेशन में नहीं। अब इसी क्वेश्चन को अभी का बताएं ना डॉक्टर साहब, अभी का जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो हमारी आंखों के सामने में इजराइल के ऊपर जो कर रहा है पिछले कई सालों से ईरान, दैट कॉन्स्टिट्यूट एन एग्रेशन। और ये डॉक्टर साहब आपका प्रिंसिपल स्टैंड है। हाँ, सुन तो लेना, मुझे बस 10 सेकंड और दे दे, 10 सेकंड और दे दे, फिर 10 नहीं 10 मिनट में। नहीं, मैं बस 10 सेकंड और तकरीर करनी पड़ेगी, इस पे बड़ा जस्टिफाई करना पड़ेगा। नहीं, मैं 10 सेकंड और लूंगा। देखिए मेजर साहब, द कॉन्सेप्ट ये है कि अग्रेशन स्टेट ही कर सकता है, मगर क्वेश्चन है कि स्टेट क्या है। ठीक है ना, स्टेट क्या होता है? जब आप एग्रेसर कह रहे हैं तो आप ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो स्टेट करेगा। होता यह है कि स्टेट्स ने इन लॉज को समझ लिया है, इसकी डिनाइबिलिटी के लिए उन्होंने ऐसे ऑपरेटर्स क्रिएट किए हुए हैं जो स्टेट नहीं माने जाते, उनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है, खासकर यूज ऑफ फोर्स में। अब अगर मैं आपको प्रिंसिपल, मैं सारे प्रिंसिपल बता रहा हूं, आर्टिकल 8 एंड 9 ड्राफ्ट आर्टिकल ऑन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज अ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जब निकारागुआ में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किए थे अमेरिका ने। डॉक्टर साहब देखे ना, कितनी मजे की बात है कि 53 में ईरान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को वो उठा के बाहर फेंक दें जी, अमेरिकी और बरतानवी मिलके, और उसकी जगह के ऊपर वो एक मोनार्की को ले आए, शाह को, जिनको उन्होंने सिलेक्ट किया हो। वहां से एग्रेशन नहीं शुरू हुआ, एग्रेशन वहां से शुरू हुआ वो जो ईरान ने वहां पे हिजबुल्लाह को 50 गोलियां दी। सुन लेना, सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपका आर्गुमेंट इसी तरह का है कि भाई मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था। मुझे साहब एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, आप ही बोलिएगा, आप ही उत्तर दीजिएगा। मैं अभी आपने मुझसे बोला कि ये जो 1953 में कुछ रिवॉल्यूशन हुआ था वो ब्रिटेन और अमेरिका ने करवाया था, ये आपने बोला, इसमें इजराइल कहां से आ गया, मुझे ये समझाइए जी। नहीं सुने ना, वो ठीक है, उसमें इजराइल नहीं आया, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें इजराइल आया। मैं तो डॉक्टर साहब बार बार यहाँ पे भी कहता हूँ, सब जगह पे कहता हूँ, और मैं इसको 100% मानता भी। ये जो बारीकियां है ना जी, यूएन रेजोल्यूशन आर्टिकल 2530, 2550, 2690, ये है डॉक्टर साहब बस आपके और मेरे दिल बहलाने के लिए। वरना नहीं, अब देखे ना, आप सर इधर से उधर मार रहे हैं, लेकिन आपने जब प्रिंसिपल स्टैंड बताया, उस प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर आपने कहा कि जी एग्रेशन हो ही नहीं सकता, वार किसी चीज का है ही नहीं, ये है हमारा बड़ा असूल। अब उसी में आपने सिंदूर ठोक दिया, उसी में आपने जो है ना यहाँ पे कह दिया कि जी एग्रेसर जो है वो ईरान है। मेरा ख्याल में महफिल में जो लोग बैठे होंगे वो उठ के ना एक दफा उन्होंने मुंह पे हाथ मारे होंगे कि या अल्लाह, ये क्या भगवान, मतलब जो है ना क्या सुन रहे हैं हम। तो मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये तो छोड़िए, बहुत बड़ी बातें हैं, इसमें बड़ी बहसें हैं, बड़े एंगल हैं, बहुत सारी चीजें लोग निकाल सकते हैं। आप सिर्फ ये देख लीजिए कि मैं तो अगले दिन वो एक वीडियो देख रहा था, वो एक जज साहिबा थी कि जो आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो वो इंटरनेशनल जज होती हैं, वो थी। उन्होंने कहा पॉइंट ब्लैंक मेरा क्रेडिट कार्ड उन्होंने बंद कर दिया, मेरे बैंक अकाउंट उन्होंने बंद कर दिए, सिर्फ इसलिए कि मैंने ये गुस्ताखी की कि मैं उस पैनल का हिस्सा थी कि जिसने नेतन्याहू साहब को एक मुजरिम करार दिया कि भाई ये जेनोसाइड कर रहा है। आप तो अभी तक इस बहस में भी नहीं है कि भाई उन्होंने जेनोसाइड किया है वहां पे गजा के अंदर। आपका प्रिंसिपल स्टैंड डॉक्टर साहब अपनी जगह पे होगा, लेकिन बहुत दूर है। मतलब इसको तो अब अमेरिका में जो इसराइली हैं, जो यहूदी हैं, वो भी नहीं मानते
वो भी तौबा कर गए। उन्होंने कहा जी माफ कर दें, हमारा इस ऐसी घिनौनी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है कि जो मुझे बताए ना डॉक्टर साहब, हिजबुल्लाह ने कौन से ऐसे बच्चे मारे हैं, ऐसी औरतों को मारा है, ऐसे कत्ले आम किए हैं इसराइल के अंदर, जिसकी आप मिसाल देना चाहेंगे कि यार मेजर साहब फलां जगह पे उन्होंने बड़ा भयानक जो है ना उन्होंने तबाही निकाल दी, औरतों को, बच्चों को, इसराइलियों को, सबको मार दी। मैं देखें, एक और बात बता दूं, मैं ये 100% रद्द नहीं करता कि जी इधर से भी कोशिशें होती हैं, उधर से भी कोशिशें होती हैं। मैं ये एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं कहता कि जी ये बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये जरूर एब्सोल्यूट टर्म्स में मानता हूं कि भाई इस दुनिया में ताकतवर के सब साथी हैं, पहली बात, और ताकतवर के साथ ही सब रहने में आफियत समझते हैं, जिस तरह गांव का चौधरी होता है। और कोई एक आधा होता है डॉक्टर साहब, नेकोकार, पढ़ा लिखा, कोई उस्ताद, कोई नया ख्याल पेश करने वाला, उसको आमतौर पे चौधरी साहब जो है ना उल्टा लटका के गांव के कुएं में जो है ना सर फेंक देते हैं। उसके बाद 20 साल 30 साल अमन रहता है। हाँ, कभी कभार चौधरी साहब का गुस्सा, उनका इतना मतलब जुल्म बढ़ जाता है, या चौधरी साहब के अपने बच्चे इतने नालायक हो जाते हैं कि फिर वो ताकत कायम नहीं रहती। तो तब गांव के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक एक तहरीक पैदा होती है कि नहीं यार, हम जो है ना मतलब बहुत कॉर्नर लग गए हैं, अब हमने वापस जो है ना इसके ऊपर जाना है। तो प्रिंसिपल स्टैंड, हम अब क्या करें, बस आप हमारे रिश्तेदार हैं, हमसे बड़े हैं, बस आपने जो कह दिया वो ठीक है। लेकिन हकीकत ये है कि इस टाइम पे मुझे बताएं ना, गालियां दे रहे हैं वो अपने साथियों को, नेटो वालों को, ठीक, सुबह शाम दोपहर उनको कह रहे हैं कि तुम पे शर्म करो, जंग तुम्हारी है, लड़ हम रहे हैं। लेकिन इसमें अब रिबाहा आपके सवाल की तरफ आते हैं कि जी जयशंकर साहब ने क्यों कहा। वो इसलिए कहा कि इंडिया में ना बड़ी तनकीद हो रही है, वो जो विश्व गुरु हैं, मतलब 1000 साल में एक लीडर आए हैं। अब तो मुझे यकीन हो गया, वैसे तो मुझे नहीं था, लेकिन ये है कि अब मोदी साहब जो हैं वो क्या कहते हैं उसको, पिक्चर्स के लिए और मतलब वो फोटो सेशन के लिए अगले के साथ कोई ऐसी तगड़ी जफियां पपियां करते हैं रिबाहा के, वो फिर जो है ना लोगों के जहन में आता है कि शायद बड़े गहरे ताल्लुक हैं। तो अब इसमें सच्ची बात जो है वो ये है कि दस्तयाब वसाइल के साथ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और मैं सच्ची बात करूंगा कि इवन जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, कि भाई दे हैव स्टूड अप टू द ओकेजन, स्टूड अप टू द ओकेजन अपनी खातिर। मैं ये भी मानूंगा कि हमने अपनी खातिर किया है। और किस लिए किया है कि ईरान हमारा हमसाया है, 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, अमेरिका दुनिया का चौधरी है, और दूसरा कि जी सऊदिया के साथ हमारे तल्लुकात। तो उसमें इट वाज सेंसेशनल, अनएक्सपेक्टेड न्यूज कि जी पाकिस्तान ने 5 दिन के लिए वो जो तवानाई की तनसीबात हैं उनके ऊपर वो कर लिया। और मैंने डॉक्टर साहब से प्रोग्राम भी किया है, मैंने ये कहा है कि मेरा ख्याल में ना वो फौजी जबान एक होती है, फौजी जबान डॉक्टर साहब, तो मेरे ख्याल में फौजी जबान में अमेरिका के सदर को यह समझाया गया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप तो रिजीम चेंज करना चाहते थे ना। उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने कहा देखिए जी, आपने पहली लीडरशिप उड़ा दी, अगर फिर उसमें से कोई बच गया तो आपने सेकंड टीयर को भी उड़ा दिया, तो फिर रिजीम चेंज तो हो गया, नए लोग आ गए। और मेरा ख्याल है कि अमेरिका के सदर जो है उन्होंने कहा होगा कि यार बात तो तुम्हारी ठीक है, प्लेन परफेक्ट इंग्लिश में ये डॉक्टर अभिषेक मिश्रा की वो घुमन घेरियों में ना जाऊं, तो प्लेन एंड सिंपल रिजीम तो चेंज हो गया। तो उन्होंने कहा हुजूर मिस्टर प्रेसिडेंट, ये कंग्रेचुलेशंस, आपने वॉर ऑब्जेक्टिव तो अपना अचीव कर लिया है। और आपको पता है फिर मिस्टर प्रेसिडेंट जो आजकल हैं यूएस के, उन्होंने तो कहा होगा कि यार ये वंडरफुल, और अगले दिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि जी है। और मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान ने ही शायद ईरान को यह प्रपोज किया हो कि हजूर आपको डैमेजेस चाहिए, आपकी जंग है, इतना आपका नुकसान हो गया, सब कुछ है, तो हुर्मुज़ पे अगर आप टॉल प्लाजा लगाएंगे, और अब तो खबर भी आ गई है कि उन्होंने टॉल प्लाजा लगा दिया, वहां पे एक छोटा सा जजीरा है जिसके ऊपर उन्होंने बूथ लगाया हुआ है, हर बंदे से जो है वो $2 मिलियन ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा होगा कि जी ये बड़े साहब को भी दे दें कोई थोड़े से पैसे, तो आपका वो जो बूथ है वो हलाल हो जाएगा, आपके पैसे भी पूरे हो जाएंगे। तो सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान ने इस नाजुक वक्त में, जबकि ये वॉर सबसे ज्यादा रिश्तेदारों को अफेक्ट करेगी,
इतनी बड़ी आबादी है, गैस चाहिए, पेट्रोल चाहिए, सब कुछ हुरमुज से आ रहा है। हम तो वेले बैठे हैं ना, अरे बाहा, हमारे पास तो ना कोई फैक्ट्री है, ना हम कोई काम करते हैं, ना कुछ करते हैं, हम तो सारा दिन बुद्धुओं की तरह बैठे रहते हैं। अब ये काम करने वाले लोग हैं, इनके पास फैक्ट्रियां हैं, ये मतलब अनाज उगाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर अनाज खाते भी हैं, तो इनको तो चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हमने तो आपकी खातिर जो चीख चीख के कहते थे कि हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और आपने ईरान को, वो कहते हैं ड्रॉप लाइक अ रॉक, आपने ऐसे पत्थर की तरह फेंक दिया। क्यों? कि नया नया फादरलैंड डिस्कवर हुआ है, वो इसराइल जो है वो फादरलैंड है। मतलब ये भी मैं कहता हूँ कि ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने भी वो चौधरी साहब की तारीफ की थी, लेकिन ये फादरलैंड वाला शगुफा जो है, इस पे तो इनकी असेंबली में आप देख लें कि इनके एमएलए क्या कह रहे हैं मोदी साहब को कि हुजूर ये कहां से आप ले आए फादरलैंड। लेकिन मेरे ख्याल में कि डॉक्टर साहब, आपके लिए, सिर्फ आपकी सच्ची मोहब्बत में हमने ये भार अपने सर पे उठाया कि जी हम ईरान से, अमेरिका से, सऊदिया से, क्यों कि रिबाह पाकिस्तान अब इस वक्त में, अमेरिका का भी एतमाद पूरा पाकिस्तान को हासिल है। वो इसलिए कि अमेरिका ने माना है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, और मैं उस तफसील में नहीं जाता कि वो कैसे उनको पता चला कि हम कितने ताकतवर हैं। उस पर भी इनका शुक्रिया डॉक्टर साहब का, कि यकीन करें ऐसा गोल्डन मौका जो है वो कोई कोई देता है, अपना सगा रिश्तेदार ही देता है, वरना और कोई ऐसी बड़ी कुर्बानी आपके लिए नहीं दे सकता कि आपको दुनिया का सितारा बना दे। तो इनकी मेहरबानी, तो अमेरिका हमारी ताकत को मानता है, ऊपर से सऊदिया के साथ इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारा मुश्तरका दिफाई मुआहदा है, और तीसरा ईरान ने जब इन्होंने उनको पत्थर की तरह फेंका, तो पिछले जो जून में 15 दिन की जंग हुई थी, 12 दिन की, उसमें भी ईरान की असेंबली में नारे लगे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी भी उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ये भले हमें दलाल कहें, लेकिन जो ईरान के वजीर खारजा हैं, उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। और फिर ये कहते हैं ना प्रिंसिपल स्टैंड, तो देखें जब बहरीन ने रेजोल्यूशन पेश की कि जी इनके ऊपर, हमारे ऊपर जो है हमले हुए हैं, ये गलत हैं, और उसकी 135 मुल्कों ने तायद की, तो पाकिस्तान उसमें हाथ खड़ा किया हुआ था, हमने भी तायद की कि जनाब आप पे हमला गलत हुआ। और जब रूस ने, डॉक्टर साहब सुनिएगा गौर से, और जब रशिया ने रेजोल्यूशन पेश की कि ईरान के ऊपर जो एग्रेशन हुई है, जो वॉर हुआ है, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, तो जरा दिल थाम के सुनिएगा डॉक्टर साहब, तो वाहिद इस्लामी मुल्क था पाकिस्तान जिसने हाथ खड़ा किया कि हजूर बिल्कुल ठीक रेजोल्यूशन है, ईरान के साथ ज्यादती हुई। डॉक्टर साहब, ये होते हैं प्रिंसिपल स्टैंड, ये होते हैं, मतलब वो जिस तरह फौज में कहते हैं ना कि सांप के घुटनों में जान है, सांप खड़ा हो सकता है अपने टांगों के ऊपर, तो पाकिस्तान की खूबसूरती यह है कि पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा होता है। हाँ, अब इसमें आपका, वो जयशंकर साहब का भड़कना इसलिए है कि आपके ही पढ़े लिखे कम्युनिस्ट, जिनको आप कम्युनिस्ट कहते हैं, जिनको आप कहते हैं जाओ पाकिस्तान, वो कम्युनिस्ट चीख चीख के कह रहे हैं कि हजूर अपना साइज देखिए, अपना कद देखिए, अपना इलाके में वो सब कुछ देखिए, और ये बताइए कि आप कहां पे हैं। और वो इतना ज्यादा और अच्छा उन्होंने कहा, मैंने तो उस पर वीडियो भी की है, शायद आज वो मेरे चैनल पे चल जाए, कि उन्होंने इतना अच्छा कहा कि फिर जयशंकर साहब को और कुछ नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि ये हम दलाल नहीं है, ये दलाल है। तो हमारे उर्दू के एक टीचर हुआ करते थे, तो उन्होंने हमें बड़े बचपन में बताया था कि भाई जो गाली देता है उसी को लगती है, और अच्छे माँ बाप भी ये कहते हैं कि भाई जो गाली देता है वो उसी को लगती है। तो अब अगर उन्होंने हमें कहा दलाल, कि ये मीडिएटर हैं, एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, तो तब भी अच्छा कहा होगा। और अगर उन्होंने कहा दलाल, जिसका मतलब है पिन, तो तब भी उन्होंने फिर ठीक ही कहा होगा, क्योंकि जो भी उन्होंने कहा वो फिर वापस उन्हीं को लगता है। तो डॉक्टर साहब, सगे रिश्तेदारों की जो सच्ची मोहब्बत होती है, उसकी खूबी ये होती है कि जब मसलन आपका बेटा फर्स्ट आ जाए, तो मेरा जो है ना, मतलब खून ऊपर नीचे जिधर जिधर जा रहा होगा, उससे आपको पता चल रहा होगा कि यार बड़ा ही जाके लगा है इनको कि जी ये बच्चा जो है ना फर्स्ट आ गया है हमारा। तो बस वो वाली बातें। तो बाकी डॉक्टर साहब, जो आप बात कर रहे थे कि जी असूल की, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जी आप इस सब को इतनी तफसील से जानते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि वी आर, मेरा ख्याल में तो वी वर फॉरएवर इन सच टाइम्स, लेकिन
आजकल के दौर में ये जरा पर्दा हट गया है। ट्रंप साहब की खूबी ये है कि वो साफ सुथरा बताते हैं कि भाई मैंने ऑयल के लिए वेनेजुएला पे किया है। आप बेशक वो एक क्लिप भी देख लीजिएगा उनका, ये बड़ा मशहूर डेली शो होता है, उसमें वो सैटायर करते हैं, कॉमेडी करते हैं न्यूज के ऊपर। तो उसमें वो जो बाकी सेनेटर्स हैं, रूबियो साहब या कोई और, या वो जो स्टीव विटकॉफ है, वो कहने की भी कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं, हकूक के लिए, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कहानी वो डालते हैं। ट्रंप सर कहते हैं ना बाबा, तेल के लिए। और फिर वो कहते हैं, ट्रंप साहब आखिर में फिर कहते हैं कि जो इसने कहा है वो ठीक होगा, लेकिन असल में हम तेल के लिए गए। तो इस वजह से मैं तो चौधरी साहब की बड़ी इज्जत करता हूं कि चौधरी साहब खुले दिल से बताते हैं कि आज रात को फला फला की पटाई होगी और हमारा ही जूता होगा और 11 नंबर का जूता होगा। तो ये मुझे चौधरी साहब की बात बड़ी पसंद है, ताकि किसी को शक ना रहे कि भाई चौधरी के हाथ में जूता है, 11 नंबर का है, और वो जिसको चाहे जब मर्जी है लगाए। हाँ, बाकी ये जो असूल शसूल ये वो हैं, जूते शूते खाने के बाद जब आप कहीं चूल्ही, वो मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब आप कभी जिंदगी में बैठे हैं नहीं, लेकिन मेरी जो दादी अम्मा थी उनके सहन में बरामदा था, मतलब सेम वेड़ा हम उसको कहते हैं पंजाबी में। तो उसमें ना एक खुली चुल्ली थी कि जो आसमान के नीचे होती है, उसके साथ छोटी सी एक दीवार बनी होती है। तो मेरी दादी जो है वहां पे ज़ाहिर है सुबह नाश्ता बनाती थी लकड़ी के ऊपर, तो मैं भी वहीं पे गांव में रहता था। तो उसके ऊपर बैठ के ना सही बैठक लगती थी, और स्पेशली रात को, क्योंकि रात के खाने पे जरा लंबी बातचीत होती थी। तो उस चुल्ली पे बैठ के, मतलब उस चूल्हे के पास बैठ के, हाँ, कि ये असूल होते हैं दुनिया में, उसमें ये राइट ऑफ एग्रेशन है, फिर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, फिर उसके अंदर दूसरा जो है हमारा वो ये है वो है, ये वहां पे है। लेकिन जैसे ही चौधरी साहब 11 नंबर का जूता निकाले तो भाई सब तैयार हो जाएं। जो जो कमजोर हैं वो जूता खाएंगे, बाकी सारे जो है ना वो बताएंगे कि देखो ये जूता जो मारा गया है इसके भी बड़े फायदे हैं। और डॉक्टर साहब बड़े अदब के साथ आप भी ये बता रहे हैं कि देखो ईरान को जो जूते पड़ रहे हैं इसके बड़े फायदे हैं, इससे दुनिया में तरक्की होगी, नए असूल बनेंगे, और उन असूलों को हम सब लेके एक बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। और वो आखिर में आज मुझे बड़े दिनों के बाद याद आ गया, उसने कहा सच्ची मोहब्बत की कहानी ये है कि एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों को बहुत प्यार था। फिर लड़के की कहीं और शादी होगी, लड़की की कहीं और शादी होगी, और उन्होंने हंसी खुशी अपनी बाकी जिंदगी गुजारी। और फिर जो है ना रावी ने चैन ही चैन लिखा, क्योंकि अगर उनके आपस में हो जाती फिर वो लड़ाइयां होती कि भाई आप क्या सोचते। तो ये सच्ची मोहब्बत, कामयाब मोहब्बत है कि शादी कहीं और होनी चाहिए, मोहब्बत किसी और से, शादी किसी और से। डॉक्टर साहब एंड पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेजर साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे बहुत पसंद है मेजर साहब। पर मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान की समस्या है, मैं मेजर साहब के लिए नहीं कह रहा हूँ, लो आईक्यू, मतलब, और उसका रीज़न है मेजर साहब, ये जो फेथ हाँ, है। वो बादाम नहीं खाए, वो पिस्ते नहीं खाए, मतलब दूध नहीं पिया बचपन में। सुन तो लेना, इस वजह से लो है क्यों। सुन तो लेना, नहीं तो अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। इब्राहिम जो थे ना, जो फर्स्ट प्रॉफिट थे, जिनसे ये अब्राहमिक फेथ की शुरुआत होती है, उन्होंने मूर्तियों को इसलिए तोड़ना शुरू किया। उन्होंने कहा तुम चांद की पूजा करते हो तो डूब जाता है, सूरज की पूजा करते हो तो डूब जाता है। अगर वो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होते कि सूरज डूबता नहीं है, पृथ्वी घूम रही है, तो आज ये सिलसिला दुनिया यहाँ पे नहीं आती। ये शुरुआत ही वहीं से हो रही है। इतना लिटरलिस्ट और इतना ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन का आप सब शिकार हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं ट्रांजैक्शंस। आप दिल खोल के ईरान के साथ खड़े हैं, सऊदी अरेबिया दिल खोल के कह रहा है इनको ठोको। सऊदिया के प्रिंस की न्यू एनवाईटी की मेजर साहब रिपोर्टिंग है कि ये पूरी लड़ाई के पीछे कौन है, मोहम्मद बिन सलमान साहब है। डॉक्टर साहब, यही वो उसको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट है, ठीक है, कि जो वो फैलाते हैं बड़े खूबसूरती के साथ। तो एक आप मिनट, प्लीज सुन लीजिएगा। एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान साहब के स्पोक्स पर्सन का इंटरव्यू है बीबीसी के ऊपर, और उन्होंने उसके अंदर कहा है कि भाई इनका तरीका वारदात बड़ा ही कमाल है। पहली सतह पे इन्होंने ये फैलाया कि एमबीएस साहब कह रहे हैं कि कुटुम कुट करो जी, हम आपके साथ हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जी जब वो कामयाब नहीं हुआ, उसके बाद इन्होंने अभी सेकंड फैलाया है। सेकंड ये फैलाया है कि एमबीएस साहब कह रहे हैं कि यार काम पूरा करके छोड़ो।
तो ये प्रोपेगेंडा है डॉक्टर साहब, लेकिन बहरहाल आप प्लीज बताइए। देखिए, अब अपने से रिलेटेड हो तो प्रोपेगेंडा है, दूसरे का रिलेटेड हो सब सच है। भाई ये तो चलेगा ही, फिर तो हिसाब किताब ही खत्म हो गया। फिर वही है कि सूरज की पूजा क्यों करते हो, तो डूब जाता है। भाई सूरज डूबता ही नहीं कभी। अगर ये बात पता चल जाती तो आज इतने सारे ना ये नाटक नहीं होते कि मूर्ति की पूजा करना अपराध है। क्योंकि जब आप लोगों के दिमागों को कुंद कर देते हो कि अपने भगवान को इमेजिन ही मत करो, उसको इमेजिन ही मत करो, उसको अपनी बुद्धि की क्षमता का उपयोग करते हुए पिक्चर का ही शेप मत दो, तो फिर ये सब लॉजिक ही आएंगे ना। सीधा ट्रांजैक्शन है, बहुत सिंपल है। ईरान का क्या लेना देना इजराइल से? और अगर है तो फिर ओन करे ना कि ये रिलीजियस लड़ाई है, ये यहूदियों से नफरत है। वरना तो वहां पे तुर्की के तुर्क रह रहे हैं, उनसे क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं? कुर्दों के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? जब आपकी खिलाफत उस्मानिया थी तो जब उसमें कुर्द रहते थे, वो कहते थे जब तक आप इस्लाम के साथ में थे, नाम के थे, हम आपके साथ रहते। आज आपने तुर्की बना लिया। चूंकि आपके यहां कोई अता हिंद पैदा नहीं हुआ, लेकिन तुर्की में अता तुर्क पैदा हो गया। आपको अता हिंद चाहिए था। जब कमाल पाशा अता तुर्क ने तुर्की को खिलाफत से निकाला, तो उसने तुर्की लिखने के लिए भाषा रोमन चुनी। आपने जब अपने आप को भारत से तोड़ा, आपने भाषा अरबी चुन ली। ये अंतर है आप में और तुर्कियों में। आप नेशनलिज्म को समझ नहीं सकते, आप धरती के प्यार को समझ नहीं सकते। एक भी अरबिक स्टेट ने, यहां तक कि बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर है, उनका स्टेटमेंट है कि अगर तुम्हें ईरान के लिए और शियाओं के लिए इतना प्यार है तो वहां चले जाओ तुम लोग। ये उनके फॉरेन मिनिस्टर का है। ये अभी खुद बताया मेजर साहब ने कि सऊदियों ने और बहरीन ने स्पॉन्सर किया, इंडिया ने भी स्पॉन्सर किया था कि जो अटैक हो रहा है मिडिल ईस्ट में, जो ईरान कर रहा है, हम उसको कंडेम करते हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ। तो वो अटैक को कंडेम भी कर रहे हो और आप कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, ये कुछ ऐसा किया ही नहीं है। शिया और सुन्नी की लड़ाई का सच्चाई नहीं है। नहीं, मुझे ये बताएं कि इंडिया ने किसको कंडेम किया? बहरीन, इंडिया ने को स्पॉन्सर किया उस यूएन रेजोल्यूशन को जिसमें ईरान ने जो अटैक किया वेस्ट एशिया का, उसको कंडेमनेशन किया गया। वो किया, दूसरी वाली को किया, वो जिसमें आपके बेस्ट दोस्त रूस ने रेजोल्यूशन पेश की। भाई तो आप, भाई मैं क्या कह रहा हूं, यस या नो? यस नहीं मानते कि ईरान के ऊपर, मैं मानता हूं खमनेई की सरकार को हटाना सही हुआ, लेजिटिमेट था वो, हमारा प्रिंसिपल पोजीशन है। फिर तो देखे ना, फिर स्वाय गाली दे के पाकिस्तान को और कैसे गुजारा करेंगे आप? हम टेरर के साथ नहीं है। खामनेई रिजीम का मतलब टेरर था। और अगर अभी मेजर साहब आप कहेंगे मैं खामनेई रिजीम के साथ सबसे अच्छी दोस्तियां किसकी थी? बोलने नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, खामनेई रिजीम के साथ कल तक सबसे अच्छी दोस्तियां किसकी थी? किसकी थी? चाबहार पे कौन काम कर रहा था मिलके? चाबहार पे उनको जरूरत थी, हमको जरूरत थी। आप क्यों नहीं चले गए चाबहार? यार जरूरत थी या नहीं थी, उनको जरूरत थी। आप तो हमेशा दूसरे की मदद करते हैं, आप तो विश्व गुरु हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि विश्व गुरु से ये गलती कैसे हो गई कि वो जाके एक दहशतगर्द रिजीम के साथ काम कर रहा था? भाई क्या हम तालिबान के साथ काम नहीं कर रहे? हम तालिबान को नहीं रिकॉग्नाइज करते? आप तालिबान को, आप मैं कह रहा हूं तो कहां गया डॉक्टर साहब प्रिंसिपल स्टैंड? नहीं, प्रिंसिपल स्टैंड किधर गया? कौन सा प्रिंसिपल है इसमें? कौन सा वही प्रिंसिपल स्टैंड कि हम तो विश्व गुरु हैं, दुनिया में जो सही है उसको मानते हैं, जो गलत है उसको मानते नहीं है। गुरु है ना, पर आप तो विश्व चेले नहीं है ना, आप तो आतंकवादी हैं। वाह वाह, आप करें तो विश्व गुरु और हम करें तो विश्व चेले। क्या बात, क्या भाई गुरु के लायक तो क्या होना चाहिए ना। अगर आप, भाई जब राक्षस होते हैं उसके बीच में यज्ञ हवन करते हैं तो उन राक्षसों को मानना भी पड़ता है। तुम ये रिबाह, वैसे आपको इस प्रोग्राम का जो ना टाइटल मिल गया, विश्व गुरु या विश्व चेले। वाह क्या बात। नहीं, चेले उस लायक होना चाहिए, हर कोई चेला नहीं बन सकता। मैं और ये देखना, और कमाल ये है कि देखो ये अच्छा लफ्ज है जो तुम्हारे लिए कहा है। दलाल गाली तो नहीं है, बस ये कमाल है। क्यों? कि भाई दूसरे को बिल्कुल बुद्धू, बिल्कुल गंवार, बिल्कुल फारे समझना, उस बेचारे को ये भी ना देना कि भाई चलो दिखता तो इंसान है ना, शायद इसको थोड़ा सा तो मान लो। अब हम क्या बोलने नहीं देंगे तो क्या बोल सकते हैं? भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, आप समझना नहीं चाहते। आपने नॉन स्टेट एक्टर्स खड़ी किए, उसी तरीके से आपने लश्कर तैयबा को खड़ा किया। चूंकि आप वो खड़ा कर रहे हो तो आप उनके हम तो हमारी तो बहस ही नहीं है आज।
आज तो बहस है नहीं, ईरान, आपके इसराइल, शेड्यूल अमेरिका तो आप की। लाए थे ना, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ईरान ने और ये मोहम्मद बिन सलमान साहब के किसी प्रधानमंत्री का इंटरव्यू दिखा रहे हैं, मैं मोहम्मद बिन सलमान साहब का इंटरव्यू दिखाऊंगा कि खामनेई टेररिस्ट है, और अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम लिया तो सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर बम लाएगा और इनको खत्म कर देना चाहिए सफाई हस्ती से। अभी मुझे आप अगर 30 सेकंड देगी तो मैं वो इंटरव्यू चला दूंगा। मैं मानता हूं वो इंटरव्यू मौजूद है, इंग्लिश किसी चैनल को इंटरव्यू है, बिल्कुल मौजूद है। तो फिर तो जब वो कह रहे हैं कि ये एक्सपेंशनिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको कौन सा इस्लाम है आपका भाई? सऊदिया का मुझे इस्लाम ये है नहीं या मालूम कि ईरान का उन्होंने इस्लाम है? टेररिस्ट कहा या नहीं कहा, लेकिन ये न्यूक्लियर वाली बात जरूर थी। न्यूक्लियर वाली नहीं, उन्होंने कहा वो एक्सपेंशनिस्ट टेररिस्ट लोग हैं, उन्होंने इस पूरे पूरे मिडिल ईस्ट में जो है वो एक्सपेंशनिस्ट कहा होगा, टेररिस्ट चेक कर लीजिएगा, कहा या नहीं कहा। भाई उन्होंने कहा कि वो इस पूरे रीजन में डिस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी फैला रखी है। इंस्टेबिलिटी, एक्सपेंशनिस्ट बिल्कुल आप मानता हूँ, सऊदिया के साथ न्यूक्लियर हैं, जरूर मानता हूँ। आप सऊदिया के टेररिस्ट का साथ, चेक कर लीजिएगा, टेररिस्ट का जो लफ्ज का बेदरेग इस्तेमाल है वो हमारा एक करीबी रिश्तेदार है, वो इस्तेमाल करता है, बाकी दुनिया नहीं करती। चूंकि आपके लिए वही अब गजवाए हिंद है, वो आपका रिलीजियस बिलीव है, तो हम क्या करें? आपको टेररिज्म समझ में नहीं आता, आपके टेररिज्म मैं कह रिलीजन रहा है। हूँ कि हमारा बहुत करीबी आपके रिश्तेदार लिए है, टेररिज्म सिर्फ वो रिलीजन है टेररिस्ट मेजर का लफ्ज बहुत ज्यादा साहब, इस्तेमाल करते हैं। टेररिज्म आपके लिए रिलीजन है, एक जरिया है, जिहाद आपका वाजिब हक है, जिहाद को वाह दुनिया में टेररिस्ट वाह कहती है। वाह वाह वाह, विश्व चेले के बाद डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि टेररिज्म आपका रिलीजन है। वाह, क्या बात। कन्वर्ट हो जाओ, धिम्मी बन जाओ, जजिया दो या हमसे लड़ लो। नो, लकुम दीनकुम वलियुद्दीन। हदीस को नहीं मानते आप? आपके लिए आपका दीन, कुरान को मानता हूं, आपके लिए आपका दीन, मेरे आप लिए मेरा हदीसों को दीन, नहीं मानते, सबको मानता हूं। तो ये आप हदीस को कैसे, यानी कोई लेकिन कॉन्फ्लिक्ट लेकिन नहीं है? लेकिन लॉ के प्रोफेसर के सामने ये सवाल रखता हूं कि अगर एक कुरान की आयत मिल क्या जाए और जिहाद एक हदीस मिल मुसलमान जाए, के सुन लिए? लें सुन लें, अब आप अगर सुन एक लें, नहीं कुरान मैंने की आपको आयत देखिए मिल जाए, 40 मिनट सुन नॉन लें स्टॉप सुन सुना। तो लें सुन नहीं, तो मैंने लें आपको सुन तो लें नहीं 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 सुन नहीं तो 35 लें, मिनट अगर नॉन स्टॉप कुरान सुना। की आयत मिल जाए और एक तरफ हदीस हो तो सुपीरियर कौन है? अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो हदीस की वैलिडिटी रहती है, ओनली कॉन्फ्लिक्ट के केस में अगर आपका हदीस नलीफाई होता है। वो दोबारा भी चेक कर वो लीजिए, भी और वो भी मैन मेड लॉ है। अल्लाह ने कहीं दोबारा नहीं चेक कहा कर लीजिए। कि यदि कुरान में और हदीस में कॉन्फ्लिक्ट हो तो तुम हदीस को मत मानो, ये मैन मेड लॉ है, ये फिका है आपका, ये अल्लाह ने नहीं दिया है ये, बल्कि अल्लाह ने तो ये कहा है कि तुम जो हमारे नबी को मानता है, नबी की कहे हुए बातों को मानेगा, वो मेरी बात को मानता है। तो मेजर साहब मैं हाँ, क्या कह रहा हूँ, आपके लिए जिहाद फर्ज है, जिहाद फी सबीलुल्लाह आप कहते हो भाई, आपका वो है आर्मी का मोटो है आपका। डॉक्टर फोर्स साहब सुन लीजिए, डॉक्टर है या साहब सुन नहीं है? लीजिए, डॉक्टर साहब सुन लीजिए, दुनिया की क्या आप जिहाद हर को देश, रिजेक्ट करते हैं? डॉक्टर कहानियां छोड़िए, साहब, प्रिंसिपल डॉक्टर साहब पोजीशन ना, सुन तो आप लीजिए, जिहाद को रिजेक्ट क्या करते हैं? नहीं डॉक्टर आप साहब, आर्म्ड जिहाद को रिजेक्ट करते हैं मेजर साहब, हाँ या ना जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, आपने अपने मुल्क का दिफा करना है या नहीं करना अगर कोई हमला हो जाए? दिफा करना और एग्रेशन में अंतर है। तो वो ठीक है, लेकिन जब वो आप करेंगे तो क्या वो जिहाद नहीं है? अपने नहीं है, मुल्क के लिए, अपने लोगों के नहीं है, लिए, अपनी दिफा फैमिली के करना लिए खड़े जिहाद होना। नहीं है, दिफा नो करना जिहाद नहीं है। डॉक्टर साहब, जिहाद सिर्फ ये है सिर्फ कि सिर्फ मुसलमान बन जाओ, सिर्फ मुसलमान नहीं सिर्फ बनते तो जजिया दो, जब नहीं और अपनी धरती हमें दे दो, नहीं तो हमसे लड़ लो, ये है जिहाद। डॉक्टर साहब, सिर्फ भाषा का फर्क है, वरना बात वही मैं है। अभी आपको दारुल उलूम की भाषा में या किसी भी उसमें जिहाद का मतलब बताऊं, इस्लाम के राह पे बुलाने पर अगर कोई ना आए तो उससे जंग लड़ने का नाम जिहाद है, इन एंड ऑफ द मैटर। बस वो तो फिर देखिए, यहाँ पे तो कैसे खूबसूरत सिंप्लीफाई करके एंड ऑफ द मैटर आप निकालते हैं। लोग और 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 प्रार्थना और 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 और, और के इसी प्रोग्राम में जब मेजर साहब बताते हैं कि चौधरी साहब का 11 नंबर का जूता है और वो लग रहे हैं, फिर कहते हैं देखो यार इसने ऐसा सिंप्लीफाई कर दिया, ऐसा होशियार मेजर है, बड़ा सिंप्लीफाई करके सारा मैं बेड़ा गर्क मेजर कर साहब देता है। को बहुत पसंद लेकिन करता लेकिन हूं, लेकिन मेजर लेकिन साहब को सुने, ऐसा नहीं कह रहा, जब हमारी बहुत बारी आती है होशियार होते हैं। तो दारुल उलूम का सिंप्लीफाइड वर्जन बता के बस खत्म, तमाम फैसला अरे ठक, आप बोल हथौड़ी मारी, दीजिए ना, खत्म हो मेजर गया। साहब दारुल उलूम गया चूल्हे में, आप बता दीजिए आप आर्म अब जिहाद दारुल को उलूम भी रिजेक्ट चूल्हे करते में हैं? डाल दिया इन्होंने। अरे भाई दारुल उलूम स्वर्ग में चला गया। आप ये बताइए कि आप जो है क्या जो आर्म जिहाद है इस्लाम के कॉज में, उसको रिजेक्ट करते हैं? डॉक्टर साहब, आप जिहाद के सही स्पेलिंग बताएं तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा।
जिहाद की कोई स्पेलिंग तो हो नहीं सकती, हो तो अरबी का वर्ड है, तो अरबी का जो लुगत होता है उस लुगत की माने बस जानी आप। ये मैं कह रहा हूं कि भाषा है। अरे भाषा नहीं है, भाषा के मतलब होते हैं डॉक्टर साहब, लुगत। हम सब ने लुगत और अपनी, हम एटिमोलॉजी, सब सुन हम लीजिए मेरी सब बात। हम मेजर सब साहब काम एज की बात बता इंसान। रहे हैं, आप एक जीनियस आदमी से बात कर रहे हैं जो सदियों में आता है। लुगत और एटिमोलॉजी में बहुत अंतर होता है। आप लुगत पे जाएंगे, वाह, लुगत इज नॉट एटिमोलॉजी। मैं आपसे क्या बात कह रहा हूं लुगत और एटिमोलॉजी दोनों समझाइए, क्या लुगत और एटिमोलॉजी क्या? दोनों समझाइए ताकि लोगों को पता चले आप क्या कह रहे हैं। अरे भैया, मैं सब समझा दिया, फिर भी आप लोग नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, ये समझे। आखिरी पॉइंट समझाएं, फिर प्रोग्राम खत्म करते हैं। भाई आप, भाई जो मुझे समझ में आता है कि अरबिक वर्ड किस, कोई शब्द है वो किससे बना है, उसको वो लुगत कहते हैं कि इस शब्द की जननी क्या है। उसको अंग्रेजी में वो, जैसे अगर कोई शब्द है बायोलॉजी, तो भैया ये लॉजी वर्ड है, ये ग्रीक के इस वर्ड से आता है, ये लोगोस है, इससे ये वर्ड डिराइव हुआ, उसको वो एटिमोलॉजी कहते हैं, हाउ दिस वर्ड ट्रेसेस इट्स ओरिजिन। सो लुगत जो है वो एटिमोलॉजी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो सिमेंटिक लैंग्वेज की पार्ट है। उसकी उसकी जो हिस्ट्री आप वो ग्रीक्स और उससे नहीं जोड़ते। उनकी ग्रामर अलग है, आपका ग्रामर अलग है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं मेजर साहब, कि डॉक्ट्रिनली ईरान ने इजराइल से दुश्मनी क्यों ली ना, उनका कोई बॉर्डर है, सिवाय इसलिए कि वो एक यहूदी कंट्री है। और आपका ये अच्छा, मानना अब है अब अब रुकिए, कि अब आप, रुकिए, अब अगर रुकिए, आप, अब रुकिए, अब रुकिए, अब रुकिए ना, अब रुकिए। ईरान को भी मान लिया कि वो पागल का बच्चा। इसराइल ने क्यों की? उसका भी तो बॉर्डर ईरान के साथ नहीं मिलता। ईरान ने यही बात मैं कब से कह रहा हूं। आपका पहला प्रश्न जो था कि किसने एग्रेशन किया, हु इज एन एग्रेशन, डॉक्टर क्योंकि साहब, आप एनालिसिस में डॉक्टर विश्वास साहब, नहीं रखते। वो उर्दू का एक लफ्ज है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ठीक है, एक तो ये एक ही सब चीज थैली, हिंदी की सुनो आपने सुनो उसको सुनो उर्दू में ले लिया है। एक तो नहीं नहीं, सारी सुने ना, हमारी चीजें चोरी करके उसको आप उर्दू कर मैं कह देते रहा हैं। हूं मेरी प्यारी हिंदी का एक थैली, मुहावरा है। थैली वर्ड है उर्दू में, थैली वर्ड उर्दू है में आएगा। अल्लाह से डरिए आप यार। मैं कह रहा हूं कि मेरी प्यारी हिंदी, डॉक्टर साहब पूरा हिंदुस्तान मेरा है। मेरी प्यारी सुनिए भैया, हेलो, हिंदी में एक आप मुहावरा कलमा है, पढ़ा सुने दीजिए, सुने 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 सुनिए, सुने सुने सुने। आप कलमा मैं पढ़ा मेरी दीजिए। नहीं यार, वो हमें नहीं, हिंदुस्तान आपका नहीं, आपका इतना आप ले गए, आपने उसको कलमा ना, पढ़ा दिया, हमें नहीं। ना, ना। देखिए अच्छा, आप तो एक ही सुनिए थैली के साहब, चट्टे बट्टे। मेजर आप साहब मुझे सुनिए। बताएं, मुझे बताएं, क्या इसराइल, अमेरिका और बर्तानिया एक ही थैली के चट्टे बट्टे नहीं है? नहीं है, कतई नहीं। बस मैं यहां तो बहस अभी तमाम हो गई। आपकी मेजर साहब अपनी बात हजूर, पे इतना तो मान लीजिए अरे डॉक्टर साहब, मेजर डॉक्टर साहब साहब इतना अपनी तो बात, मान लीजिए, इतना तो मान लीजिए, आपको ये आखिरी जुमला बड़ा पसंद आएगा। एक इतना मिनट। तो मान लीजिए, यही बर्तानिया के होशियार, मक्कार, गद्दार, बेईमान किस्म के लोग थे कि जिन्होंने हिंदुस्तान में भी बिल्कुल वैसा खेल खेला था जैसा आज वो ईरान में खेल रहे हैं। समझिए इस बात की गहराई को। मेजर और साहब, सुनिए, और सुनिए 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 सुनिए, और ये ऐसी ही आग लगाते हैं डॉक्टर साहब के। देखें अभी इस रीजन में, हमारे रीजन में, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मतलब ये इन्होंने क्या किया, और अब इसी तरीके से वहां पे कर रहे हैं। तो प्लीज ऊंचे लफ्जों में मानिए, हम तो खुद इसके डसे में हैं, आप और मैं दोनों डसे में हैं। रिवाज जी, मैंने आप कुछ और मैं चीजें दोनों यहाँ डसे में दिखाया है, हैं। आप उसको ऊपर ला दीजिए जरा। पहले मेजर साहब को कुछ चीजें दिखाइए। ये चूंकि कम्युनिस्टों के साथ नहीं, खेलते हैं, इनका बहुत मानना बरतानवी है। साम्राज्य मेजर की साहब, या बरतानवी एम्पायर की, इसको मानते हैं आप? नहीं मैं नहीं मानता, आप उसको सब पढ़ तो लीजिए। देखिए नहीं, क्या, यार अस्तगफुर, आप इसको नहीं मानते कि जी बरतानिया ने जुल्म किया इंडिया नहीं मैं पाकिस्तान जानने के में ऊपर? विश्वास करता हूँ, मानने में नहीं। अच्छा मेजर साहब ये पढ़ लिए जरा, इसको तो प्लीज जानिए अंग्रेजी ना, में लिखा क्या आप ये नहीं जानते कि बरतानिया ने है। क्या किया यहाँ पे? अरे भाई कोई फ्रोजन इन टाइम थोड़े होता है, सारे ब्रिटिश छोड़े। आज कायर वाह स्टारमर को वाह वो डॉक्टर इस्लामी साहब, भाई, ये तो गाजा के साथ खड़ा है। मैं आप मानता कायर हूं, तो स्टारमर, फ्रोजन एक इन मिनट, टाइम नहीं होता अरे तो बाप फिर रे वो बाप, आप ईरान फ्रोजन इन टाइम रहे। ईरान तो अभी कर रहा है ना, पुराने वाले ईरान को तो हम अच्छा मानते हैं, हम तो कहते हैं पर्शिया था तब यार तो। क्या बात है डॉक्टर साहब, अच्छा पहले चाह बहार के जहां पे मेजर चाहतों की, मतलब विश्वा ऐसे गुरु कैसे जाते नहीं, थे, आप वो भूल गए। ऐसे क्या मैंने करें? आपको 25 मिनट सुना तहमुल से, जरा पढ़ दीजिए, पहला सेंटेंस पढ़ दीजिए तो निभा दिया। मेजर साहब आप ही पढ़ मैंने ये लीजिए। पढ़ा हुआ है डॉक्टर साहब, पढ़ा हुआ है ये। तो उसके बाद भी क्या लिखा है, जर्मनी इज अ फादरलैंड। हाँ तो हाँ, आप, ये मैं सब पढ़ा हुआ है डॉक्टर साहब। ये सब आप लोग जानते हुए भी उसके बाद हमारे, वही है ना कि ये जो कम्युनिस्ट है और आप लोग हैं, दोनों लोगों का आई में से क्यों गायब है?
मुझे ना पाकिस्तान का एक मैं टीवी सीरियल देख रहा था, उसमें ना पाकिस्तान, सुन तो लीजिए जाते जाते, पाकिस्तान की एक लड़की आई, हाँ वो कोई आपके वो जो थे ना जो रिलीजियस प्रोग्राम भी करते थे, आमिर लियाकत साहब, आमिर लियाकत साहब का शो था वो, कोई बाद में उसमें चले गए थे रियलिटी शो में, तो उसमें एक लड़की आई, उससे पूछे कि आपका आईक्यू क्या है, तो वो पूछ रही है मैं आईक्यू, बोली मैं यहाँ पे प्रोग्राम में आईक्यू, तो बोला कि भाई मैं बोला हूँ आपका आईक्यू क्या, आप बोले कि हम प्रोग्राम में आईक्यू है। सो ये पूरे पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स के एक्शंस हैं, ये मैं कह रहा हूं कि मुझे इल्जाम लगाते हैं कि सिंपल, और देखो रिबाहा कैसे खूबसूरती से उन्होंने एक छोटी सी बच्ची कि जिसको अंग्रेजी भाषा शायद ना आती हो, उसका इन्होंने ऐसा संगीन मजाक उड़ाया है। भाई वो उसको नहीं लड़की पता अंग्रेजी में बात कर रही क्या थी, होता है, उसको वो भी इंग्लिश पकड़े नहीं गए, आती, हम वो लानत भेजते हैं अंग्रेजी में इंग्लिश बात के कर ऊपर। रही थी भाई। लेकिन डॉक्टर साहब ने कैसे सादा से तरीके से कहा भाई वो कि कन्या अंग्रेजी में क्योंकि बात कर उसको रही थी, आईक्यू का नहीं पता था, सुने आईक्यू का नहीं पता था, इसलिए उसका वो आईक्यू भी कन्या जीरो अंग्रेजी था। में बात कर रही अव्वल थी। ये कितनी गलत बात। और फिर साथ दूसरा जो नतीजा ने निकाला कि इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान की तमाम लड़कियों का आईक्यू जो है वो बिल्कुल फारिग है। बस हम मैं ये क्या कह तमाम सकता हूँ। लड़कियों का हो गया, हाँ, तमाम आपने भी लड़कियों कहा कि जी ये आपका आईक्यू है सबका। तो मैंने तो आपका कहा, आपने लड़कियों पे जोड़ दिया उसको। देखिए मैं अच्छा, आपने मेरा कहा, मेरा तो है ही लो डॉक्टर साहब, मेरा तो है ही लो। मैं तो देखिए इसीलिए आप देखे मेरी ना, बात फौज में सिर्फ यस था, नो भी नहीं था। डॉक्टर साहब इमेजिन करें, मेरा आईक्यू इतना लो था कि उन्होंने कहा कि ये ठीक है, ये सिर्फ यस ही करेगा, इसको तो नो का भी नहीं आपको पता। पता है, आपको एक दुख भरी न्यूज दूं, ट्रम्प साहब ने लेटेस्ट क्या किया है, मेरे पास अभी जस्ट फ्लैश हुआ न्यूज। ट्रम्प साहब ने कहा है कि सऊदी इज किसिंग माय एस। हाँ, वो मैंने सुना है, और वो इस तरह नहीं कहा उन्होंने, वो आप सुन लीजिएगा जाके। जब और पाकिस्तान इससे का मस्त कंट्री इससे है, इससे इससे अभी वो इससे सऊदी रिबाहा आप देखिए अंदाजा यही है, कर लें जो कि डॉक्टर कन्वर्टेड साहब है के ना, पास नोटिफिकेशन जो कहां कन्वर्ट से आ रहे हैं। सुनिए ये ना, नोटिफिकेशन रिबाहा आपके पास कभी नहीं आएगा, मेरे पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हलचल की खबरें ये पसंद करते मेरा हैं, इसलिए ये हलचल न्यूज के हंट है, ये डेली नोटिफिकेशन। हंट है, मुझे हर तरीके के न्यूज वो होते हैं। यार आप लोग वो तो कोई वो ऐप यूज नहीं हलचल करते, हलचल वाली न्यूज खबरों में ये कबूतरों से न्यूज हेडलाइन आ रहे हैं होगी आज आपका। की रात। अच्छा, विभाग जी आप लोग प्रोग्राम को कबूतरों वाइंड अप से न्यूज आ करते रहे हैं। हैं। थैंक यू आप सो मच डॉक्टर साहब। 30 सेकंड मुझे दीजिए, 30 सेकंड के बाद आप प्रोग्राम को वाइंड अप करिएगा। देखिए मैं ये बार बार अरे कह रहा हूँ, इकट्ठा 30 सेकंड। 30 सेकंड ही मांगा भाई, मेजर साहब ने 30 मिनट बोला, तब तो आपसे कुछ बोला नहीं गया। मैं नहीं आपको नहीं, लगा बोलिए सर। अब मैं बोलना क्या चाहा था, साला वो भूल गया मैं, पॉइंट था मेरे पास, गायब कर दिया। ओहो, आप लोगों सॉरी ने अपने से ऐसा मुझे भी बना दिया है, मुझे भी एक चीज समझ में आ गया है कि साला मेरी जो प्रोफेसरशिप तो जाएगी। ये जबरदस्त, ये थम्स अप जी, क्या खूबसूरत बात की है डॉक्टर जी साहब। जी जी, आपने नहीं रिश्तेदार डॉक्टर बना साहब, हम लिया, आप जैसे हैं। आपने रिश्तेदार बना लिया है। अब हम भी जो है नहीं नहीं, थोड़े हैं, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे नहीं, ये तो मैं मानता हूँ कि सब एक जैसे और आप हमारे रिश्तेदार हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो वाले रिश्तेदार हैं जो अपना ही घर डुबा रहा है। ये अच्छे वाले हाँ, रिश्तेदार जो है, खूनी रिश्तेदार, खूनी खूनी नहीं है, नहीं खूनी नहीं है, जालिम है। खूनी से मुराद ये है कि एक ही ब्लड है। ये खूनी से ये मुराद है आपका है? हाँ आप हाँ, अपने देख रहे हैं, ये शरारती सा खूनी खूनी है। रिश्तेदार है हमारे हाँ हैं? एक हाँ ऐसा खूनम खून आप खेल खेल रहे हैं मेजर हाँ, साहब हैं? यही कि पहले बात ऐसे करो कि अगले के जेहन में आए कि यार इसने तो खून खून बात की है, और फिर पलट जाओ कहो कि नहीं यार मेरा मुराद वाह ये था वाह, यही कि यही ये प्रूव हो गया भाई कि बात कुछ करो और फिर पलट जाओ। दिस हाँ ना डॉक्टर समराइजेस साहब, क्या करें, क्रिएटिंग लो द थॉट। आईक्यू है, इसी तरह के छोटे मोटे ख्याल आते हैं। देखिए मेरा आईक्यू का मतलब क्या था पता था आपको? मेरा आईक्यू का मतलब है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो आप लोग का इंटेलिजेंट क्वेश्चन कम है, आप लोग सिर्फ सतही बातें करते हैं, जिससे मुझे बड़ा दुख होता है। थोड़ा सा पढ़ लिख लेंगे ना मेजर साहब, आप लोग दुनिया के चमकते हुए सितारे बनेंगे। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, सितारे, उसमें कोई अगर शक आप नहीं है, मैंने सारा तो दिन बयान में जिहाद कहा है। करना है, वो कलमा वो पढ़ाना है, जय माले शंकर साहब को कहिएगा, जय शंकर साहब को कहिएगा, हम कैसे कह वो देंगे, पहले मेरे पहले भी पेचेक के उन्होंने ऊपर की बात है। पहले भी उन्होंने एक दफा इस तरह का एक डायलॉग मारा था, जो इंडिया में बड़ा पसंद किया गया था। जाहिर है कि बस वो देखे ना, उसी तरह का डायलॉग पसंद किया जाएगा। वो आईटी वाला डायलॉग, अगर आपको याद हो कि इंडिया नहीं में जो सच है नहीं आईटी मेजर का मतलब साहब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये उनका नहीं था, पाकिस्तान ये में जो उनका है। था, ये सुषमा स्वराज जी का था, यूएन के उस फोरम पे कहा था सुषमा स्वराज जी ने। क्या ये सच नहीं है? आरंट यू नोन फॉर, जयशंकर साहब ने भी इसको रिपीट किया था, इसीलिए आजकल जरा भड़के हुए हैं। उनको कहें कि
अपने ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कोई घबराइए मत। अपने लोग हैं, गोली मार रहे हैं, आगे आ जाओ, एक और मार दो है। वाह भाई मेजर साहब, कि फट जाओ हमारे घर में। अरे भाई चलिए जी, मेजर थैंक यू 1 सो घंटा हो मच गया है, टेक डॉक्टर केयर। साहब, थैंक यू सो मच मेजर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।